नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड क्या होते हैं? बायो का वर्ड क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ। अभी अगर बायोलॉजिकल मेथड्स की बात हो रही है तो मतलब कि ये जो मेथड्स हैं ये लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, अब अगर बायोलॉजी में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है जिसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं, तो जैसे अगर कोई अभी जो अगर हम बात करें तो जैसे अगर वायरस आया हुआ है कोरोना वायरस, तो अब क्या हो गया, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ऐसी मुंह उठा के कोई भी काम या मशवरा देना शुरू नहीं कर देंगे। यहाँ पे साइंटिस्ट अपनी ये जो इनका मेथड है इसको पूरी तरीके से क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर डेटा कलेक्शन, फिर हाइपोथेसिस, फिर रीजनिंग, फिर एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद जो है इसके इनके क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूजन देते हैं, फिर उसके ऊपर थ्योरी आती है और फिर लो। तो ये क्या होगा, ये इनके पूरे बायोलॉजिकल मेथड हो गए। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ऑब्जर्वेशन में साइंटिस्ट क्या करते हैं। ऑब्जर्वेशन में सिंपली क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अगर हम बात करें मलेरिया की, तो साइंटिस्ट इसमें क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो मलेरिया के पेशेंट है उनको कौन कौन सी बीमारियां, मतलब जो बीमारी है उसके क्या क्या सिम्टम्स है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा कलेक्शन में ऐसा होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है जैसे, तो उसके ऊपर साइंटिस्ट ने कभी कभी पहले काम किया हुआ होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अब उसमें साइंटिस्ट ये देखते हैं कि इसके ऊपर पहले किसी साइंटिस्ट ने काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर साइंटिस्ट ने पहले किसी साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम के ऊपर पहले से काम किया हुआ होता है, तो वो उसी डेटा को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। डेटा कलेक्ट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये चीज किस में आ जाती है, डेटा कलेक्शन में। फिर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। मतलब कि वो कोई परमानेंट नहीं होती है, वो बस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए एक स्टेटमेंट दे देते हैं जो टेम्पररी होती है। ठीक है, वो स्टेटमेंट बाद में चेंज भी हो सकती है। अगर यहाँ पे आपके एक्सपेरिमेंट वगैरह में कोई भी मसला आता है तो वो क्या हो जाती है, वो चेंज भी हो सकती है। वो एक टेम्पररी जो है स्टेटमेंट होती है जिसको हम टेंटेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिससे जो है बस एक सिंपली वो एक ऑब्जर्वेशन को देखते हुए क्या कर देते हैं कि स्टेटमेंट दे देते हैं। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग दो टाइप की होती है, एक इंडक्टिव और दूसरी डिडक्टिव। अब ये देखेंगे कि इंडक्टिव किसे कहते हैं और डिडक्टिव किसे कहते हैं। सही, इधर देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि the hypothesis is used to guide further observation and experiment, this part of scientific inductive reasoning। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जैसे अगर दो तीन लोगों को देखकर एक स्टेटमेंट दे देना, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, इंडक्टिव रीजनिंग। और एक पूरे इन्वायरमेंट को देख के ये कह देना कि ये सबके साथ ही होता है, तो ये क्या कहलाएगी, डिडक्टिव। मतलब कि किसी बड़ी चीज से अगर हम छोटी की तरफ जाए तो वो डिडक्टिव, और छोटी से बड़ी की तरफ जाए तो वो इंडक्टिव। सही, तो ये रीजनिंग दी जाती है। जो हाइपोथेसिस ही होती है मगर वो किस बेस पर हो रही है तो वो देखा जाता है। मतलब हाइपोथेसिस को ही और मजीद डिफाइन कर दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, रीजनिंग। अब रीजनिंग के बाद क्या होता है, जो भी देखा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। सही, तो जो एक्सपेरिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंटेशन। और फिर जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है उसको देखते हुए क्या कर देना, एक कॉन्क्लूजन दे देना, एक रिजल्ट दे देना कि भाई अगर तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी एक्सपेरिमेंट करने के बाद वही रिजल्ट आते हैं तो वो वही लिख देते हैं कि हाँ भाई इसी चीज से क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। और अगर चेंज आते हैं तो फिर वो चेंज कॉन्क्लूजन देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसी कॉन्क्लूजन के ऊपर एक थ्योरी बनती है, जो थ्योरी चलती रहती है। मतलब वो एक थ्योरी बना दी और उसको एक साइड कर दिया। अब उस वक्त के लिए वही थ्योरी क्या मानी जाती है, सही मानी जाती है। लेकिन साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनको सुकून नहीं आता। जैसे होता है ना, अगर एक इंसान ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, तो लोगों को चैन नहीं आता। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं ये गलत है, हम इसको करेंगे, हम खुद करेंगे और फिर इसको गलत साबित करेंगे। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसी चीज पर काम करते रहते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट उसी एक चीज पर काम करते रहते हैं। और अगर बहुत सारे साइंटिस्ट का क्या हो, एक ही चीज बिल्कुल सही आ गई हो, जैसे पहले वाले की थी सेम वही आ रही है, तो फिर बहुत सारे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो चीज क्या बन जाती है, एक लॉ बन जाती है। और अगर वो चेंज आ जाती है, किसी एक साइंटिस्ट ने भी ऐसा काम कर दिया कि उसकी थ्योरी में क्या आ गया, चेंज आ गया, तो फिर वो क्या हो जाती है, डिस्कार्ड हो जाती है और वो आगे जाके लॉ नहीं बन पाती है। फिर जो दूसरा नए साइंटिस्ट ने नया काम किया है वही लॉ पेश करता है। ठीक है, तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया इस चार्ट का।
अब हम पढ़ेंगे इसकी लाइंस, ठीक है। तो लाइंस में क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये वाला जो मेथड है ये उस प्रॉब्लम को क्या है टैकल करने के लिए एक मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए। तो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जब भी कोई टॉपिक या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले रिसर्च करते हैं और फिर डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा किस तरह से कलेक्ट करते हैं, अगर पहले साइंटिस्ट ने किसी ने काम किया हुआ है तो उसी का डेटा यूज कर लेते हैं, तो उनको जो है अपना नया डेटा कलेक्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और उसके बाद जो डेटा वो कलेक्ट करते हैं, जो भी उस डेटा में से वो देखते हैं या जो भी ऑब्जर्व करते हैं उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दे देते हैं जिसको टेंटेटिव स्टेटमेंट कहते हैं और हाइपोथेसिस। एक मिनट। तो उसको क्या कहते हैं, टेंटेटिव स्टेटमेंट दे देते हैं या फिर हाइपोथेसिस, और यही हाइपोथेसिस क्या होती है फिर बाद में रीजनिंग दी जाती है। मतलब कि यहाँ पे दिखाते हैं एग्जाम्पल लिखी हुई है कि जैसे ना एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है इस रीजनिंग के ऊपर समझाने के लिए मजीद के रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, मतलब कि, और उसको क्या कहा इन्होंने, सेल, और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो क्या बन रहे हैं, वो किस चीज से बन रहे हैं, वो सेल से बन रहे हैं, ठीक है। ऐसी एक एमजी शिल्डन थे एंड टी शॉन, इन्होंने भी क्या दी, इन्होंने सेल थ्योरी दी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। अब इसको और डिफाइन करते हैं कि एक बॉटनिस्ट थे, सही है, जिन्होंने प्लांट का सेल लिया और जिन्होंने प्लांट को लिया और प्लांट की स्टडी करके उन्होंने ये देखा कि प्लांट के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, सेल पाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। ऐसी एक जूलॉजिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एनिमल का सेल लिया और एनिमल को देखा और उसमें उन्होंने क्या जो है ऑब्जर्व किया कि जो एनिमल है वो किससे बना हुआ है, वो सेल से बना हुआ है। मतलब कि बॉटनिस्ट ने देखा कि वो प्लांट्स जो है वो सेल से बने हुए हैं। जैसे प्लांट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है या जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, ऐसी एनिमल के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि एनिमल के ऊपर स्टडी की, उन्होंने बताया कि जो एनिमल है वो किससे बने हुए हैं, वो सेल से बने हुए हैं। तो इन दो चीजों की बेसिस पर उन्होंने क्या कहा, साइंटिस्ट ने उन्होंने कहा कि जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। मतलब कि दो ऑर्गेनिजम्स को देख के उन्होंने कहा कि जो तमाम ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। तो ये वाली जो रीजनिंग हुई ये कौन सी हुई, इंडक्टिव, ठीक है। ये तो हो गई इंडक्टिव। अब इसके एग्जाम्पल है, अब दूसरी डिडक्टिव क्या होती है, जैसे अगर आपने कहीं एक जगह की क्या खाई, बिरयानी खाई और वो आपको पसंद नहीं आई, सही, जैसे आपने एक जगह की बिरयानी खाई और वो आपको पसंद नहीं आई और आपने बस एक जगह की खा के बोल दिया कि भाई बिरयानी तो होती ही खराब है, तो मतलब आपने एक ही जगह की देख के क्या बोल दिया कि तमाम बिरयानी खराब होती है। तो ये क्या हो गई, ये डिडक्टिव रीजनिंग हो गई। तो आप दो तीन जगहों की देखें और फिर जब उसका कोई कंक्लूजन दें या उसकी रीजनिंग दें तो वो इंडक्टिव। अगर आप एक ही जगह की देखकर सबको कह दें कि नहीं ये सब चीजें खराब है, ये सब चीजें अच्छी हैं, सही, तो वो क्या हो जाएगी, डिडक्टिव। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी हुई है वो इंडक्टिव वाली की दी हुई है और उसी की बात क्या हुई, सेल थ्योरी प्रपोज्ड हुई। फिर आते हैं नीचे। हाँ, और ये जो दूसरी बात है कि डिडक्टिव रीजनिंग के साथ हमेशा क्या होगा, इफ लगेगा और देन लगेगा। मतलब कि इफ करके कोई स्टेटमेंट होगी फिर देन करके उसके आगे की बात कंप्लीट होगी। तो इफ और देन जहाँ पे लगा हो तो मतलब समझ जाए कि वो क्या है, वो डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है। फिर on the basis based on the result of an accurate experimentation calculation conclusion, फिर क्या होता है, फिर एक्सपेरिमेंट होता है उस चीज के ऊपर। जैसे अगर हम बात करें कि मलेरिया की, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो मलेरिया के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है। मतलब उन्होंने मलेरिया के पेशेंट्स देखे कि तमाम मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम था। फिर उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने जो है एक मलेरिया के पेशेंट का टेस्ट किया और एक जो नॉर्मल पर्सन था उसका टेस्ट किया। तो दोनों के ब्लड टेस्ट में क्या हुआ, जो नॉर्मल पर्सन था उसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था, लेकिन जो मलेरिया का पेशेंट था उसके अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम था। तो इस बेसिस पर उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए और उनको पता चला कि क्या हुआ। फिर उन्होंने कंक्लूजन दिया कि जो मलेरिया है वो किस वजह से हो रहा है, वो प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। मतलब कि प्लाज्मोडियम ही वो चीज है जो मलेरिया क्या करवा रही है, कॉस्ट करवा रही है।
उसके बाद उसकी उन्होंने थ्योरी पेश की, फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया और इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वायरस के लिए वही करवा रहा है, उसी की वजह से क्या हो रही है, जो मलेरिया वाली जो डिजीज है ये कॉज हो रही है। तो फिर क्या बन गई, ये एक लॉ बन गई, ये जनरल प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मतलब कि बायोलॉजी की ऐसी एप्लीकेशंस जो किसके लिए हों, जो इंसानों की मदद करें, या इंसानों की मदद करें या दूसरे ऑर्गेनिज्म की क्या करें, मदद करें। तो यहाँ पर है द प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजी टू सिविलाइजेशन। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स जो है वो किस लिए भी फायदेमंद है, वो एग्रीकल्चर के लिए भी फायदेमंद है और मेडिकल साइंसेस के लिए भी फायदेमंद है। जैसे कि हम ये एप्लीकेशन बायोलॉजी की एप्लीकेशंस लगाते हुए जो है मेडिसिन भी बना रहे हैं, और जो है एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत फायदेमंद है कि उनको जो है आर्टिफिशियल कुछ चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, या तो फिर जो है उनके डीएनए में चेंजेस किए जा रहे हैं, या उनको सॉइल ऐसी फर्टिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है सॉइल में कि क्या हो, ग्रोथ अच्छी हो प्लांट्स वगैरह की। ऐसे अगर हम मेडिकल साइंसेस की बात करें तो मेडिकल साइंसेस में जो है इंसुलिन वगैरह जो है वो बना दी गई है, और बाकी बहुत सारी जो है टैबलेट्स वगैरह एंटीबायोटिक्स जो बनाई गई है, और ये सब क्या है, ये वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो लिखी हुई है वो है इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होती है, इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इम्यून सिस्टम को क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। ठीक है, अब इम्यूनाइजेशन बहुत तरीके की होती है। यहाँ पे जो लिखी हुई है वो बाय वैक्सीनेशन है, सही। अब वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन को बहुत सारे लोग एक ही चीज समझते हैं, मगर ये दो अलग अलग चीजें। इम्यूनाइजेशन एक बड़ी टर्म है, ठीक है, और इसकी बहुत सारी क्या है, टाइप्स है। मतलब कि ये इम्यूनाइजेशन बहुत तरीके से हो सकती है। यहाँ पे जो एक है वो यहाँ पे कौन सी दी हुई है, वैक्सीनेशन। तो ये एक दो अलग चीज है, मतलब इम्यूनाइजेशन किसी और तरह से भी हो सकती है। यहाँ पे जो आपने स्टडी करनी है, क्या करनी है, बाय वैक्सीनेशन, जो किसने इंट्रोड्यूस करवाई, एडवर्ड जेनर ने इन 1917 एंड इन 1795 में। तो वैक्सीन्स क्या होती हैं, वैक्सीन्स जो है इंट्रोड्यूस टू एनिमल्स एंड मेन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एनी इन्फेक्शन डिजीज सच एज पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस। तो वैक्सीन्स लगाने से क्या होता है, अभी जैसे कोरोना आया हुआ है तो क्या लग रही है, वैक्सीन्स लग रही है। तो वैक्सीन क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पे देखते हैं कि समझिए कि क्या है, एक वायरस है, सही, ये इसका क्या है, मुंह है, सही, और ये इसके हाथ में क्या है, एक हथियार, सही। ये क्या हो गया, वायरस या तो फिर बैक्टीरिया, और ये इसका मुंह हो गया और ये इसके हाथ हो गया। अब जो हमारी बॉडी होती है, सही, ये समझ लेंगे हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी है एनिमल्स की, किसी की भी हो सकती है, डिजीज सबको होती है, प्लांट्स को भी होती है, एनिमल्स को भी होती है, ह्यूमंस को भी होती है। तो खैर जिसको भी ये क्या कर रही है, इन्फेक्ट इन्फेक्ट कर रही है, मतलब कि जो है किसी चीज को भी ये इफेक्ट कर रही है, तो फिर क्या होगा, उसी के ऊपर काम करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि ये वायरस है और ये ह्यूमन को क्या कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वायरस को किल कर देंगे। मतलब कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो इसका हथियार है ये क्या करे, ये काम करना छोड़ दे, बिल्कुल काम करना छोड़ दे, या तो फिर इसका काम करना क्या हो जाए, कम हो जाए, कि हमारे को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, जैसे अगर हमने इसको हीट कर दिया तो अगर इसका हथियार है वो क्या हो गया, किसी काम का ना रहा। अब तो अब हमने ऐसे बैक्टीरिया को या ऐसे वायरस को जो अब अंदर जाकर ह्यूमन की बॉडी में नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसको क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जो है उसमें बकायदा तौर पर उसमें जो लगता है, वैक्सीनेशन में क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन में जो सा भी वायरस के खिलाफ या जो सी भी डिजीज के खिलाफ आपको वैक्सीनेशन लग रही है, तो उसमें आपको वही बैक्टीरिया या वही वायरस जो है इंजेक्ट किया जाता है अंदर, सही। जैसे अगर कोरोना की वैक्सीनेशन हुई है तो उसमें आपको जो है कोरोना ही आपके जो इंजेक्ट किया गया है, और मगर वो कोरोना कैसा है, वो ऐसा है जो आपको डिजीज कॉज नहीं करेगा, सही। अब ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी जो है वो इसके फेस को पहचानती है,
सही। अब एक मरतबा हमारी बॉडी ने इसके फेस को पहचान लिया, तो हमारी बॉडी क्या करती है, जब भी कोई बाहर से कोई भी चीज आती है उसके खिलाफ क्या करती है, एक एंटीबॉडी बनाती है। सही। तो ये जो बाहर से आ रही है क्या है, इसको कहेंगे एंटीजन। याद रखिएगा कि जो बाहर से आ रही है इसको क्या कहेंगे, एंटीजन। और हमारी बॉडी जो बनाती है इसके खिलाफ जो बनाएगी वो बनाएगी एंटीबॉडी। स्पेलिंग बताते देख लीजिए, एंटीबॉडी। सही। तो इसको इसीलिए इंजेक्ट किया गया था कि अगर इसको क्या किया, किल करके इंजेक्ट कर दिया, ताकि हमारी बॉडी क्या कर ले, इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी बना ले, कुछ ऐसा बना ले जो इसको बाद में क्या कर सके। 1 मिनट। ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या बना लेती है, कुछ ना कुछ हथियार बना लेती है, मतलब एंटीबॉडी बनाती है। जैसे ये बैक्टीरिया का सेल है, अब देखते हैं कि असल में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया का सेल होता है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह की क्या बनी हुई होती है, एंटीजन बनी हुई होती है। ठीक है, समझिए इसका क्या है, फेस है। अब अगर हमने इस बैक्टीरिया को किल करके क्या कर दिया, बॉडी के अंदर डाल दिया, तो अब बॉडी क्या कर लेगी, इसको पहचान लेगी कि ये क्या है, ये कहीं बाहर से आया है। ठीक है। और इसके खिलाफ क्या बना लेगी, एक एंटीबॉडी बना लेगी। तो ये क्या है, ये एंटीजन है, और ये क्या है, ये एंटीबॉडी है। तो अब ये बना ली और इसके ऊपर क्या कर देगी, ये लगा देगी। ठीक है। तो अब ये क्या किया, अब ये बैक्टीरिया के ऊपर बॉडी ने क्या कर दिया, इसकी एंटीजन को ब्लॉक कर दिया। किसकी मदद से, एंटीबॉडी की मदद से। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ है ये किससे होता है, वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन में आपने क्या किया, इस बैक्टीरिया को किल करके उसका फेस छोड़ दिया, ताकि बॉडी पहचान ले और उसके खिलाफ क्या बना ले, एंटीबॉडी बना ले, और उसको क्या कर दिया, अंदर डाल दिया। और बॉडी ने इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ली और उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, मतलब उसकी ग्रोथ रुक गई, उसका अब वो कोई काम नहीं कर सकता, वो बस आपकी बॉडी में है मगर वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सही। अब अगर अभी आपने वैक्सीनेशन करवा ली, अब इसके बाद अगर आपके ऊपर कोई वायरस अटैक करता भी है, मतलब अगली बार अगर वो वायरस क्या करे, पूरे हथियार के साथ आए, बिल्कुल ताजा दम होकर, जैसे अब ये हथियार के साथ अंदर आएगा भी, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी पहले से बनी हुई है। सही है। तो ये जैसे ही एंटर करेगा, हमारी बॉडी क्या करेगी, इसको ब्लॉक कर देगी, और ये क्या करेगा, ये नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है वैक्सीनेशन का। और इस वैक्सीनेशन से क्या होती है, इम्यूनाइजेशन होती है, मतलब कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ पहले से क्या बना लेता है, हथियार बना लेता है, जो उसके ऊपर क्या नहीं कर सकते, अटैक नहीं कर सकते। और वैक्सीनेशन किस किस तरह की हो सकती है, इन्फेक्शियस डिजीज की हो चुकी है, आ चुकी है, जैसे कि पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, और इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियों की भी क्या होती है, वैक्सीनेशन होती है। जिसमें क्या होता है, बहुत सारे केसेस में बहुत लॉन्ग टाइम की क्या नहीं होती, प्रोटेक्शन नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्या होती है, काफी जो है आपकी जो इम्यूनाइजेशन है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है आपका इम्यून सिस्टम, तो इसकी वजह से आपको क्या मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है। सही। फिर एक और है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स किस तरह से काम करती हैं, अगर अभी जो है ना ये वीडियो क्या हो जाएगी, अगर अभी जो है ये मीटिंग खत्म हो जाए तो इसको दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, एंटीबायोटिक्स में आप आप जब एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो किस तरह से जाकर काम करती है, मतलब किस तरह से एंटीबायोटिक को पता चलता है कि हमें यही इसी जो है तकलीफ को खत्म करना है, या इसी जो है डिजीज को क्या करना है, खत्म करना है, या इस बैक्टीरिया को मारना है। तो किस तरह से होता है, जैसे सेल होता है ना, सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। सही। अब समझे कि ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का क्या है, रिसेप्टर है। इसके खिलाफ आपने क्या खाई है, एंटीबायोटिक खाई है अपनी बीमारी को सही करने के लिए। तो जो एंटीबायोटिक का जो शेप है, मतलब कि जो काम करने वाली चीज है उसकी जो शेप है वो क्या है, ऐसी है। थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको, तो वो क्या है, ऐसी। ठीक है। तो अब हम आपने जो ये एंटीबायोटिक खाई है क्या होगी, ये इसके ऊपर जाके बैठेगी,
और उसके बाद फिट हो जाएगी। जब फिट हो जाएगी तभी ये काम करना शुरू करेगी। ये काम क्या करना शुरू करेगी कि ये जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, ये इसकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होती है, सही। तो ये एंटीबायोटिक इस सेल वॉल को क्या करेगी, डाइजेस्ट कर देगी, सही। अब जब बैक्टीरिया की क्या खत्म हो जाए, सेल वॉल खत्म हो जाए, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया खुद खत्म हो जाएगा, वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो ये वाला काम किसमें हो रहा होता है, ये वाला काम हो रहा होता है एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से, सही। तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर्ड हुई थी वो कौन सी थी, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन जो है किस चीज के लिए थी, ड्राइव्ड फ्रॉम फंगस, फंगस से ड्राइव्ड हुई, पेनिसिलियम नोटेटम। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी। फ्लोरी एंड चैन, फ्लोरी एंड चैन ने भी क्या किया था, फ्लेमिंग के साथ काम किया था और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1945 में। ये सारी चीजें याद कर लिएगा। और ड्यू टू दिस एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स की मदद से बहुत सारे जो क्रिटिकल डिजीज है उनको क्या हुआ है, उनको जो है उनकी जो है वो आ गई है, दवाइयाँ आ गई हैं। अब जो है इन जो पेशेंट्स होते हैं इन डिजीजेस के, वो क्या हो गए, उनके लिए आसानी हो गई है। तो अभी डिजीजेस कौन सी हैं, टीबी, लेप्रोसी, एंथ्रेक्स और इसके अलावा और बहुत सारी डिजीजेस हैं जो कवर हो सकती हैं किसकी मदद से, एंटीबायोटिक्स की मदद से, ठीक है। कंट्रोल्ड हो गई हैं ये सारी डिजीजेस। फिर है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, रेस का इस्तेमाल होता है, जो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह को क्या कर रहे होते हैं, या टिश्यूज वगैरह जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, सही। यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियोएक्टिव रेस अनदर अचीवमेंट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च। ये यूज होती है मेडिकल साइंटिस्ट में, साइंसेज में, फॉर द डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज और जो ये डायग्नोसिस वगैरह में क्या होती है, एक्सरेज का बहुत इस्तेमाल है। जिसके अंदर जो है जो ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होती है जो ह्यूमन टिश्यूज को क्या कर रही होती है, जैसे अगर कोई आपकी जो है सेल की अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो उसको कौन रोकता है, रेडियो एक्टिव रेज रोकती हैं। और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होती हैं, अगर आप फजूल में इसको करेंगे तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, बहुत हाई रेडिएशन होती हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ही कम यूज किया जाता है और ये एज अ ट्रीटमेंट भी यूज हो रही होती है। और ये ज्यादातर कौन से पेशेंट्स के ऊपर यूज होती है, कैंसर्स एंड ट्यूमर्स के पेशेंट्स जो होते हैं। कैंसर क्या होता है, कैंसर में आपके जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली जो है डेवलपिंग होना शुरू हो जाते हैं, एबनॉर्मली डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, सही। तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाते और क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, जो नॉर्मल सेल होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। तो उन एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ रोकने के लिए रेडियोएक्टिव रेज यूज की जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर के पेशेंट में कमी आ जाती है, मतलब उनकी जो सेल की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा एक और होती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का नाम सुना होगा। कीमोथेरेपी भी किन पेशेंट्स को लगाई जा रही होती है, कैंसर एंड ट्यूमर्स को, एंड एड्स के पेशेंट्स को भी जो है कीमोथेरेपी जो है करवाई जा रही होती है। कीमोथेरेपी जो है वो उसमें केमिकल्स की मदद से होती है। इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई जो है मेडिसिन दी जाती हैं, केमिकल्स दिए जाते हैं, लेकिन क्या होता है ये इन पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होती है, कैंसर, ट्यूमर्स या एड्स वगैरह के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो ये एक सक्सेसफुल जो है बायोलॉजिकल रिसर्च है, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हमारी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो क्या है कि हमारे जो प्लांट्स वगैरह हैं, जो हमारी क्रॉप्स हैं वो क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती है, या उनकी जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इस क्वालिटी को बेटर करने के लिए क्या हो रही है, कुछ काम हुआ है। जैसे कि हाइड्रो मतलब होता है वाटर एंड पोनस मतलब वर्क। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से जो हमारी सॉइल है वो क्या हो, अच्छी हो, और उसके अंदर जो है अच्छे अच्छे क्या हो, प्लांट्स ग्रो हो। एरेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाता है, जैसे आप प्लांट्स को जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट को क्या करें, एक सॉल्यूशन बनाएं, उसके अंदर उसके तमाम न्यूट्रिएंट्स डाल दें, सही। जैसे आपने एक सॉल्यूशन बनाया वाटर सॉल्यूशन, सही, और आपने एक टेरेस्ट्रियल प्लांट को क्या करा, उसमें तमाम उसके जितने भी रिक्वायरमेंट है उसको सबको डालकर उसने उस प्लांट को उधर ग्रो किया। तो क्या हुआ, ये क्वालिटी अच्छी हो गई। तो ये वाली चीज क्या कहलाती है, वाटर कल्चर भी कह सकते हैं इसको।
और सॉइल लेस भी कह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब कि वो प्लांट्स जो जमीन में उग रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनको एरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि उनको तमाम मीडियम प्रोवाइड कर दिया जाए, ऐसा मीडियम जहाँ पर वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, सही, और उनको लगा दिया जाए, तो ये वाला जो सॉल्यूशन कहलाता है क्या कहलाता है, एरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, या तो फिर इसको सॉइल लेस और वाटर कल्चर भी कह सकते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड अदर एसेंशियल प्लांट्स, जो जरूरी प्लांट्स हैं उनके लिए काम किया जाता है, या वेजिटेबल्स के लिए। तो क्या होता है, तो हमारे जो फूड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो है, उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है, और इससे जो है काफी सारे एक्सपेरिमेंट क्या है इनके सक्सेसफुल भी हैं, और इनके जो एक्सपेरिमेंट अंदर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट स्पेशली द माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, पूरी होती है इससे। बाकी इधर कुछ और चीजें भी हैं जो हाइड्रोपोनिक जो है काम कर रहा होता है, तो क्या होती है, फायदेमंद होती है हाइड्रोपोनिक की वजह से। एक तो क्या हो रही है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और एक क्या है, इट कंट्रोल वीड्स एंड सॉइल डिजीज प्रॉब्लम। जब प्लांट सॉइल के अंदर होगा तो सॉइल के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, जो क्या करते हैं, जो प्लांट को डिजीज कॉज करते हैं, सही, उसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी आ रही होती है। जैसे आप देखते हैं कि जो पत्ते होते हैं उनका कभी कभी कलर चेंज हो जाता है, या वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, या उनका सीड खराब हो जाता है, तो ये सब क्या होती है, ये सब सॉइल डिजीज होती है। तो इन सॉइल डिजीज से कंट्रोल कैसे हो सकता है, अगर आपने एक प्लांट को अलग सोल्यूशन में डाल दिया है, एरिटेड सोल्यूशन में, तो यहाँ पर वो सॉइल में है ही नहीं, तो जब सॉइल में होगा ही नहीं तो सॉइल की डिजीज प्रॉब्लम भी नहीं होगी, सही। और एरिया रिक्वायरमेंट ऑफ कल्टीवेशन इज रिड्यूस्ड हो गई है, तो अगर हम इसको अलग से ग्रो कर रहे हैं तो क्या है, हमारा जो कल्टीवेशन का जो एरिया है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, उसकी जो है हमें एरिया की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर हम प्लांट्स को इस तरह सॉल्यूशंस में क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, तो हमें किसी भी प्लांट को लगाने के लिए किसी एरिया की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं होगी, सही। तो crops are successfully grown and arid parts of the meat for the requirement of those areas. Tomato crops has been successfully green in greenhouse in some Canada. तो इससे क्या होता है, क्रॉप्स क्या हो रहे हैं, सक्सेसफुली ग्रो हो रहे हैं, और यहाँ पे एग्जांपल भी लिखी हुई है, टोमेटो क्रॉप्स भी क्या हुआ है, सक्सेसफुली ग्रो हुआ है इन ग्रीन हाउस इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू दिस टेक्निक। इस टेक्निक की मदद से टोमेटो क्रॉप्स और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो क्या हुए हैं, ग्रो हुए हैं। और ये किस चीज के लिए जरूरी है, मिनरल्स एलिमेंट्स के लिए क्या है, जरूरी है, क्योंकि हमें प्लांट्स क्या दे रहे होते हैं, मिनरल्स दे रहे होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रहे होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक भी क्या हुआ है, एक फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड एक बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 पढ़ी हैं, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन, फिर सेकंड थी एंटीबायोटिक्स, थर्ड है हाइड्रोपोनिक, एंड फोर्थ पढ़ रहे हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है, क्लोनिंग एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है डीएनए को जो है 2 सोर्सेस का डीएनए मिलाकर क्या करते हैं, एक क्लोन बनाते हैं, मतलब एक आर्टिफिशियल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। आर्टिफिशियल जो है उसमें वो होती है रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म क्या होता है वो नेचुरल होता है, मगर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन होती है, और वो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन क्या कहलाती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है, वो जो इन प्लांट्स में भी हो सकती है, एनिमल्स में भी हो सकती है, सही। तो इसके जरिए क्या होती है, कॉपीज होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल का क्या बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको ग्रो करवाते हैं, सही। अच्छा, जो क्लोनिंग होती है, क्लोनिंग 2 टाइप्स की होती है, एक आर्टिफिशियल भी होती है और एक नेचुरल भी होती है। तो जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग है, अच्छा एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब क्लोनिंग होती है और कोई भी न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है तो वो एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है, क्योंकि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें जो आपकी जो न्यू जनरेशन होती है वो बिल्कुल क्या होती है, एग्जैक्ट सेम होती है, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल्स है क्लोनिंग की वो क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस एंड ट्रिपलेट इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, मतलब जो बिल्कुल सेम सेम दिख रहे होते हैं, वो भी क्या है, क्लोनिंग है। और ट्रिपलेट इन ह्यूमन, जो 3 होते हैं वो भी क्या है, इन ह्यूमन, वो भी क्लोनिंग ही है। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, तो ये भी क्लोनिंग की टाइप आ गई। फिर रीजेनरेशन, रीजेनरेशन क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर आप जो लिजर्ड होती है, अगर उसकी दुम कट जाए तो वो क्या हो जाती है, दोबारा ग्रो हो जाती है, सही है। दूसरी, अगर स्टार फिश का एक जो आर्म है वो अगर टूट जाए या मतलब कट जाए किसी भी तरह से, तो वो दोबारा ग्रो हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये रीजेनरेशन की क्या है, रीजनरेशन होती है इनके अंदर, मतलब कि इनके जो सेल्स हैं वो दोबारा क्या हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और ये जो कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। या अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसर सेल्स, तो कैंसर सेल्स और ट्यूमर सेल्स भी क्या कर रहे होते हैं,
असेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं और बहुत तेजी से इनकी ग्रोथ होती है। सही है, तो ये सब क्या आ गए, ये सब एग्जांपल्स में आ गए। फिर देखते हैं कि क्लोनिंग किस तरह से होती है। तो आर्टिफिशियल क्लोनिंग हैज बीन लॉन्ग फोकस ऑफ अटेंशन इन बायोलॉजिकल साइंसेज, दिस पॉसिबिलिटी क्लोन फ्रॉम अ सिंगल एडल्ट ह्यूमन बीइंग। इसको जो है आर्टिफिशियल क्लोनिंग कर सकते हैं, और जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग हुई थी वो कब हुई थी, 1997 में एक शीप बनाई थी। सही, शीप जो होती है ना, उसको आर्टिफिशियली क्या किया था, बनाया गया था, उसको आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस कराया गया था और उसका नाम क्या रखा था, डॉली। तो ये किसकी वजह से हुआ था, ये क्लोनिंग की मदद से हुआ था। वैसे जो क्लोनिंग है वो ह्यूमन की तो बैन है, ज्यादातर प्लांट्स की होती है, एनिमल्स की भी नहीं होती इतनी। लेकिन उन्होंने एक आर्टिफिशियल क्लोन बनाया था जिसका नाम क्या है, शीप, और ये कब बना था, 1997 में बना था। सही। बाकी जो है क्लोनिंग ऑफ ह्यूमन सेल्स की क्लोनिंग ऐसे हो सकती है कि जैसे अगर किसी इंसान का लिवर क्या हो गया, खराब हो गया, सही, तो वो आर्टिफिशियली लिवर बना दिया जाए बाय द हेल्प ऑफ क्लोनिंग, और उसको बाद में लगा दिया जाए। ऐसी स्किन सेल्स एंड ब्लड सेल्स, तो ये सब क्या होगा, ये सब वेलफेयर में आ जाते हैं। और बाकी जो है प्लांट्स के अंदर अगर ये सारे काम किए जाए, कि जैसे अगर कोई प्लांट है वो क्या कर रहा है, वो सही फ्रूट नहीं दे रहा है, तो उसके अंदर कुछ ऐसा उसके डीएनए में चेंजेस लाए जाए जो क्या करे, जो है सही तरह से फ्रूट दे सके। ठीक है। और जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग होती है वो किस कहाँ होती है, वो लेबोरेटरी में होती है। एनॉर्मस एडवांटेज ऑफ, हाँ, और जो एक और एडवांटेज है आर्टिफिशियल क्लोनिंग का वो क्या है, एग्रीकल्चर, जैसे मैंने बताया, जैसे अगर कोई प्लांट जो है वो फ्रूट सही नहीं दे रहा है, तो उसके डीएनए में क्या किया जाए, कुछ चेंजेस किए जाए, पहले देखा जाए कि उसके जो डीएनए है उसके अंदर किस चीज की कमी आ रही है जिसकी वजह से ये सही तरह से फ्रूट नहीं बना रहा है। तो अगर उसके अंदर किसी चीज की कमी आ रही है तो उसको आर्टिफिशियली लैब में जो है उस कमी को पूरा कर दिया जाए और फिर उस प्लांट को दोबारा ग्रो करवाया जाए, तो वो प्लांट बिल्कुल सही तरह से क्या दे सकता है, फ्रूट दे सकता है, या जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है या जो भी विटामिन्स वगैरह है वो सही से दे सकता है। फिर अगर बात करें मेडिसिन की, तो जैसे अगर हमारा जो ह्यूमन होते हैं उनके जो लिवर होता है, सही, लिवर के पास एक पत्ते की तरह का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको पैनक्रियास कहते हैं। और वो पैनक्रियास क्या करते हैं, इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली हो रहा होता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, अक्सर क्या, बहुत अब बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए। तो उनको क्या होता है, डायबिटीज के पेशेंट को उनके अंदर ये जो इंसुलिन जो वो है हार्मोन, ये बनना बंद हो जाता है, या कुछ ऐसा होता है। डायबिटीज भी दो टाइप्स की होती हैं। तो एक टाइप होती है जहाँ पे इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, और एक टाइप ऐसी होती है कि जहाँ पर जाके इंसुलिन जो है लगता है और फिर काम करता है। तो वो जो लगने वाली टाइप होती है जिसे रिसेप्टर कहते हैं। जैसे ये सेल है, सेल के ऊपर ये एक रिसेप्टर है, सही। अब इंसुलिन रिलीज हुआ, अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज आ गया, आपने खा लिया या कहीं से भी आ गया, तो इंसुलिन क्या होता है, रिलीज होता है, और इंसुलिन यहाँ आकर लगता है, सही। और फिर उसके बाद जो है जितना भी एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, सही। तो अब इंसुलिन को काम करने के लिए इस चीज का होना भी जरूरी है, ठीक है। अब एक डायबिटीज ऐसी होती है जिसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, तो ना इंसुलिन प्रोड्यूस होता नहीं है, तो यहाँ आता नहीं है, लगता नहीं है, तो काम नहीं करता, ठीक है। अब एक टाइप ऐसी होती है जहां पर इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा होता है, जैसे इंसुलिन तो आ गया लेकिन ये चीज तो है ही नहीं। अब यहाँ कुछ है ही नहीं, तो इंसुलिन लगेगा कहाँ पे, अब डायरेक्ट जाकर इंसुलिन काम नहीं कर सकता, वो इसके थ्रू, इस चैनल के थ्रू ही जा सकता है अंदर, सही। तो ये टाइप 1 डायबिटीज कहलाती है, ये टाइप 2 कहलाती है, ठीक है। तो कहाँ गया, ये रहा इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन अब अगर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि इंसुलिन क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है, तो फिर जो है क्लोनिंग के जरिए आप किसी और ऑर्गेनिज्म से, जैसे गाय वगैरह से जो है इंसुलिन जो है उनसे निकालते हैं, और बैक्टीरिया से इंसुलिन की डुप्लीकेट, बैक्टीरिया को इंसुलिन बनाने की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, और बैक्टीरिया क्या करता है, इंसुलिन बनाता है। तो इस तरह से हम आर्टिफिशियल इंसुलिन बना रहे हैं। ऐसी ग्रोथ हार्मोन्स या इंटरफेरोन्स एंड एंथीथ्रोम्बिन जो है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो है आर्टिफिशियल क्लोनिंग से या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, कुछ टेक्निक्स लगाने की मदद से क्या हुई है, हासिल हुई है। और ये किस चीज के लिए जो है फायदेमंद है, इंसानों के लिए फायदेमंद है, जो उनको डिजीज वगैरह हो जाती है उस चीज के लिए क्या है, फायदेमंद है।
फिर है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड नट्स बाय ग्राफ्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है, ग्राफ्टिंग क्या होती है, बोलिए देखिए कि एक प्लांट है, सही, यहाँ पे देखते हैं कि एक प्लांट है, उसको यहाँ से काटा, सही, और यहाँ पे किसी दूसरे प्लांट का पार्ट लगा दिया और उसको टेपिंग कर दी, सही। तो ये जो चीज कहलाई कि एक प्लांट के अंदर दूसरे प्लांट का पार्ट आ गया और फिर बाद में वो दोनों मिलके ग्रो कर रहे हैं, तो ये क्या आ गई, इससे क्या होता है, इससे फिर वेरिएशंस आती हैं, सही। जो अब न्यू प्लांट जो बनेगा ना ये लगाने के बाद, तो उसमें कुछ वेरिएशंस आएंगी, कुछ नई चीजें आएंगी, तो ये चीज कहलाती है ग्राफ्टिंग। तो ये फ्रूट्स एंड नट्स में होती है और इसी चीज को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्लोनिंग का टॉपिक भी हो गया खत्म। ये सारी चीजें आप आगे जाके दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ कितना रह गया, थोड़ा सही रहता, ये सारी चीजें आगे दोबारा पढ़ेंगे। अभी बस चैप्टर के अंदर कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो इसको क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। फिर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन किस तरह से की जाए, ठीक है। जैसे पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन क्या है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स ऑफ मैन, सही। इंसानों के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, पॉल्यूशन। जैसे कि एसिड रेन, एसिड रेन क्या होती है, हमारे इन्वायरमेंट में आपको पता हुआ है क्या होता है, क्लोरीन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है और सल्फर भी होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, सही, जैसे कि ऑक्सीजन भी होता है। तो अब क्या होता है कि जब भी बारिश होती है, जैसे कहते हैं कि पहली बारिश में ना नहाएं, तो पहली बारिश में ना नहाना क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट जो है वो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होती है, सही। जब बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होती है, क्योंकि पॉल्यूटेड किस वजह से हो रही है, ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, ये हमारी इंडस्ट्रियल जो है, जो हमारी वो है, क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल जितनी भी चीजें हैं, सही, उसमें क्या हो रही है, यूज हो रही होती है। हमारे जो कारखाने वगैरह होते हैं या बाकी जो कंपनीज वगैरह होती है, वहाँ पे क्या होती है, ये सारी चीजें का इस्तेमाल हो रहा होता है और ये बहुत ज्यादा क्या हो रही होती है, इन्वायरमेंट में हमारे फैल रही होती है। तो हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। तो जब बारिश होती है तो बारिश के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। वाटर मतलब के वाटर के साथ हाइड्रोजन भी है। तो जब हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ क्या करेगा, हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बना लेता है HCl। HCl क्या है, एसिड है। ऐसे अगर नाइट्रोजन के साथ करेगा तो क्या बना लेगा, अमोनिया। अमोनिया भी एक हार्मफुल सब्सटेंस है और अगर सल्फर के साथ करेगा तो वो भी क्या बना लेगा, H2SO4। तो ये तीनों चीजें क्या हो गई, ये क्या हो गए, एसिड हो गए और ये हार्मफुल है एक इंसान के लिए, जानवर के लिए, हर चीज के लिए क्या है, हार्मफुल होता है। एसिड की बात करें तो एसिड हर चीज के लिए ही हार्मफुल है। तो बारिश होने से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है और बाकी तमाम चीजें क्या हो रही हैं, रिएक्शन करके एसिड बना रही है। तो ऐसी बारिश जिसके अंदर एसिड भी आता है, डाइल्यूट फॉर्म में होता है, वो डाइल्यूट होता है, सही है, टेंशन की बात नहीं है, डाइल्यूट होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, हार्मफुल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जो है वो बने हुए होते हैं स्टेचूज वगैरह, तो वहां पे जो है जब वो बहुत पुराने हो जाते हैं तो उनकी अगर कुछ शक्लें बनी हुई हैं तो वो क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। कैसे हो रही है खराब, वो इस एसिड रेन की वजह से खराब हो रही है, क्योंकि उनके ऊपर पड़ रहा है तो उनको क्या हो रहा है, खराब हो रहे हैं वो। ऐसे स्टोन कैंसर, ग्रीन हाउस, ये भी सारी चीजें, ये सारी चीजें आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बस समझाना था थोड़ा बहुत। तो ये क्या होता है, ये पॉल्यूशन की वजह से होता है और ये किस वजह से इंक्रीज हो रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से भी इंक्रीज हो रही है और दूसरी इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी इंक्रीज हो रही है। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन से तो समझ आ गया कि जो गैसेस वगैरह हैं वो रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं और बाकी तमाम पॉल्यूटेड करती हैं एनवायरनमेंट को। अब ह्यूमन पॉपुलेशन क्यों, जितने ज्यादा ह्यूमन होंगे उतने ज्यादा वो काम करेंगे, रोजी ढूंढने के काम करेंगे और खराबियां भी पैदा करते हैं। तो इसी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन के ज्यादा होने की वजह से भी पॉल्यूशन होती है। तो ये एमसीक्यूज आता है कि पॉल्यूशन जो है वो किस चीज के इंक्रीज होने की वजह से जो है होती है। तो वहां पे आपको ह्यूमन पॉपुलेशन भी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी, या किसी एक ऑप्शन में बोथ भी होगा, तो आपने बोथ लगाना है, ठीक है। फिर मेनी ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर टॉक्सिक। जो बहुत सारे जो हमारे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है उसके अंदर जो चीजें हैं वो बहुत सारी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट भी हैं, सही है। ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं,
सही, टॉक्सिक मतलब कि हार्मफुल होते हैं। सही, तो ये जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये कहाँ आ जाते हैं, ये एयर में जाते हैं, लैंड में जाते हैं, वाटर में जाते हैं, और यही सारी चीजें हमारे इंसानों के लिए, मतलब अगर वाटर में जा रहे हैं तो वो वाटर पियेंगे, लैंड में हम रहते हैं, एयर हमारी हवा में तो हम सांस ले रहे हैं, तो हमारे अंदर जा रहे हैं। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या हो रहे हैं, इस तरह से ह्यूमन लाइफ के अंदर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। सही, तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही हैं, पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। पॉल्यूशन जो है वो मेन रीजन है। ठीक है, अब पॉल्यूशन से किस तरह से बच सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि in this regard improved and effective biological measures have been taken to identify research sources of population and techniques have been devised to help prevent and reduce population। इसके लिए हमें बस एक ही काम है कि हम क्या करें, अपनी जो पॉल्यूशन है उसको क्या करें, रिड्यूस करें, कम से कम कोशिश करें कि पॉल्यूशन हो। ठीक है, पॉल्यूशन को खत्म करने का कोशिश करेंगे तो बाकी तमाम चीजें भी क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। फिर मेन्स एक्टिविटीज मेनली डिफॉरेस्टेशन, मतलब और पॉल्यूशन खत्म करने का एक मेन तरीका क्या है, फॉरेस्ट जो है, हमारे जो प्लांट्स वगैरह हैं उनको क्या करा जाए, उनको लगाया जाए। और ये जो इंसान जो जंगलों को खत्म कर रहे हैं इसको ना किया जाए, बल्कि जंगलों को बरकरार रखा जाए, उसके अंदर प्लांट्स वगैरह होंगे तो वो क्या है, वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो अगर आपकी जो है प्लांट्स वगैरह हो, फॉरेस्ट वगैरह होंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही होगी तो इतना कोई मसला नहीं होगा, दोनों चीजें आपस में क्या हो रही है, बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन अगर आप फॉरेस्ट भी खत्म कर दें और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा कर लें तो ये आपके लिए क्या है, नुकसान है, फिर ये डिस्टर्बेंस आ जाती है। सही है, इकोसिस्टम इट इज वेरी मच नीडेड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व एनिमल एंड प्लांट्स स्पीशीज, और इंसानों के साथ साथ आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप क्या करें, एनिमल्स एंड प्लांट्स को भी क्या करें, प्रोटेक्ट करें। क्यों, क्योंकि हम एनिमल्स भी खाते हैं और हम प्लांट्स भी खाते हैं, तो ये हमारे लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होती है, सॉइल डिजीज होती है। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट एंड पार्क्स हेल्प्स टू रिड्यूस, अगर आप फॉरेस्ट एंड पार्क्स बना रहे हैं तो ये आपकी जो है रिड्यूस है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जो है उसके अंदर प्लांट्स के अंदर जो है खराबियां आ जाती हैं, वो सॉइल के अंदर खराबी आ जाती है जिसकी वजह से प्लांट हमारे खराब होते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं कि आप क्या करें, आप इसमें यही है कि आप इम्पोर्टेंस ऑफ, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स में यही है कि आप क्या करें, लास्ट वाले में प्लांट्स वगैरह को लगाएं ताकि जो पॉल्यूशन है वो क्या हो, कम हो। सिंपल, तो उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, के बायोलॉजिकल कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं और डिजीज को कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। तो नेचुरल प्रोसेस टू कम्बाट पैथोजन इज वेरी हेल्पफुल, इट इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजन नेचुरल एनवायरनमेंट इन केस ऑफ मलेरिया। जैसे कि मलेरिया में अगर हम देखें तो हम मलेरिया को कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। अब एक लाइफ साइकिल है मलेरिया की। सही, आपको पहले एक बात याद रखनी होगी कि जब भी कोई वायरस अटैक करता है ना आपके ऊपर, वायरस जैसे कि कोरोना वायरस की बात कर लें तो ज्यादा आसान है, तो कोरोना वायरस हो गया या कोई और वायरस हो गया, तो जब भी वो आपके ऊपर अटैक करेगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करेगा तो वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, फिर ही वो आपकी जान छोड़ेगा। सही है, इससे पहले आप कुछ भी कर लें वो आपको नुकसान कम पहुंचा सकता है, लेकिन वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा जब तक वो आपकी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ना कर ले। जैसे अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना का पेशेंट को रिकवर होने में 15 दिन लगते हैं। सही है, 15 दिन बाद वो खुद सेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर उसका इम्यून सिस्टम क्या हो, अच्छा हो, बहुत बेहतरीन हो, स्ट्रांग हो, जैसे अगर उसने पहले से वैक्सीनेशन हुआ हो तो उसकी बॉडी क्या कर लेगी, उसके खिलाफ कुछ बना लेगी, तो वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सही, जैसे अब बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, अब ये क्यों बोलते हैं कि जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं उनको ज्यादा मसला होगा, उनको इससे ज्यादा मसला होगा क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम खराब होता है। सही, इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना हम लोगों का होता है। हम एडल्ट हैं, हमारा बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम होता है, बहुत स्ट्रांग होता है अगर हम अपना ख्याल रखें तो। सही, तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो हम उससे लड़ सकते हैं। सही, हमारे को सांस का प्रॉब्लम होगा मगर हम फिर भी उसको सह लेंगे। लेकिन जब बच्चे होते हैं उनको जब सांस का प्रॉब्लम होता है तो उनके लंग्स वगैरह इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसे ही जब बड़े होते हैं, जो बूढ़े हो रहे हैं तो वो भी इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो जो मेन जो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो है सांस की। सही, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बंदा वैसे ही मर जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक वायरस जो इफेक्ट कर रहा है
और दूसरा सह नहीं पा रहा। सही, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे अगर कोई बैक्टीरिया है, सही, अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बैक्टीरिया कंट्रोल में आ जाता है। अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम जो है वो अगर कहीं सामने पड़ा हुआ होगा या सामने अगर एनवायरनमेंट में भी होगा तो वो ह्यूमन तक नहीं आ सकता और मलेरिया कॉज नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि इसकी भी कुछ लाइफ साइकिल है। अब इसकी क्या लाइफ साइकिल है? प्लाज्मोडियम अगर मॉस्किटो में फीमेल, मॉस्किटो में भी कौन सी, फीमेल, फीमेल मॉस्किटो में अगर चला जाता है तो वो फीमेल मॉस्किटो क्या करेगी, ह्यूमन में ट्रांसफर करेगी। सही, और यही ह्यूमन से फिर वो दोबारा मॉस्किटो में जाएगा। सही, और फिर ह्यूमन में जाएगा, फिर मॉस्किटो में जाएगा। तो ये क्या है, ये एक लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की। सही, कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो में आएगा, फिर ह्यूमन में जाएगा, फिर ह्यूमन से मॉस्किटो में जाएगा, फिर मॉस्किटो से फिर दोबारा ह्यूमन में जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लगा दें, जैसे हम यहाँ पे स्टॉप लगा दें, सही, तो अगर हमने यहाँ पे स्टॉप लगा दिया कि वो प्लांट वो जो है मॉस्किटो के पास ही नहीं आया, फीमेल मॉस्किटो के पास नहीं आएगा, तो डायरेक्ट जो है यहाँ पे नहीं आ सकता। सही, तो हम जो प्रिवेंशन करते हैं या डिजीज कंट्रोल करते हैं वो ऐसे ही करते हैं कि पहले ऑब्जर्व करते हैं कि जो से भी बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, वो किस तरह से ऑर्गेनिज्म तक पहुंच रहा है। सही, तो जो प्लाज्मोडियम है वो किस तरह से पहुंचता है, वो फीमेल मॉस्किटो की मदद से पहुंचता है। तो अगर हम कुछ ऐसा करते हैं कि मॉस्किटो जो है, फीमेल मॉस्किटोस, वो उनकी क्या हो, उनकी ग्रोथ कम हो जाए, वो बने तो मगर मर जाए, ठीक है, मॉस्किटो का स्प्रे होता है ना, तो ये काम हो जाए तो क्या होगा, तो डायरेक्ट प्लाज्मोडियम ह्यूमन के अंदर नहीं आ सकता। जब डायरेक्ट नहीं आ सकता तो डिजीज भी कॉज नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, ये कंट्रोल हो गया। ऐसे अगर हम बात करें रेबीज की, तो रेबीज एक क्या है, वायरस है जो किसके थ्रू आता है, जो डॉग्स वगैरह के थ्रू आता है। सही, तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि डॉग को क्या कर दें, वैक्सीनेटेड कर दें। सही, तो अगर हम डॉग को वैक्सीनेटेड कर देंगे तो क्या होगा, रेबीज डॉग को नहीं होगा, डॉग को नहीं होगा तो डॉग से ह्यूमन तक नहीं आएगा। सही, रेबीज डायरेक्ट नहीं आ सकता है, डॉग की मदद से ही आएगा। तो जब ये डॉग को अगर हम वैक्सीनेटेड कर दें तो क्या हो जाएगा, तो रेबीज डॉग को नहीं होगा, और जब डॉग को नहीं होगा तो अगर डॉग इंसानों को काटेंगे भी तो उनको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब हम सारे डॉग्स को क्या नहीं कर सकते, वैक्सीनेटेड नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं अगर किसी डॉग ने ह्यूमन को काट लिया है तो हम डायरेक्ट ह्यूमन के लिए 14 इंजेक्शन लगा देते हैं, जो क्या हो गई, प्रिवेंशन हो गई। सही, अब हमें नहीं पता कि जिस डॉग ने काटा है या नहीं काटा है, अभी जो डॉग ने काटा है वो उसको रेबीज था या नहीं था ये हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेते। हम क्या करते हैं, हम जैसे ही किसी डॉग ने अगर ह्यूमन को काट लिया तो हम उसको 14 इंजेक्शन लगा देते हैं, जो किसके खिलाफ होते हैं, जो रेबीज के खिलाफ होते हैं। सही, हमारे पास इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो हम डॉग्स को वैक्सीनेटेड कर दें कि उनको रेबीज ना हो, या तो फिर अगर डॉग ने ह्यूमन को काट लिया है तो उसको फटाफट क्या कर दें, उसको वैक्सीनेटेड कर दें, ताकि उसको अगर उसको जिस डॉग ने काटा अगर उसको रेबीज है भी तो इंसानों तक ना आ सके। तो ये भी क्या हो गया, एक कंट्रोल हो गया। सही, तो इधर यही था, इसको पढ़ लिएगा, आ जाएगा समझ में कि introduction of small species in ponds and ditches have been effective method to minimize the growth of larvae and pupae of mosquitoes vector। अगर बात की थी कि मॉस्किटोज को क्या करें, खत्म करें, तो कैसे करें कि जो पॉन्ड्स के अंदर जो फिशेस वगैरह होती हैं उनको डाल दिया जाए, तो वो क्या कर लेंगी, वो जो इस मॉस्किटो के जो लार्वा वगैरह होंगे, मतलब बच्चे होंगे या अंडे बच्चे जो भी होते हैं वो होंगे, तो उनको क्या कर लेंगी, खा लेंगे, और उनकी ग्रोथ किस तरह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, खत्म तो नहीं होगी मगर कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर प्लांट्स वगैरह जो है उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है या उनको कोई डिजीज वगैरह कॉज होती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भी जो है प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या उनकी भी कुछ जो है दवाइयां वगैरह होती हैं। तो ग्रोइंग प्लांट्स इन क्लाइमेट दैट आर अनसुटेबल फॉर पैथोजन कैन कंट्रोल प्लांट डिजीज, के हम प्लांट डिजीज को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि पैथोजेंस का जो क्लाइमेट होता है वो हमें पता होता है कि उनके लिए क्या फेवरेबल होता है, क्या अनफेवरेबल होता है, तो हम प्लांट्स को ऐसे क्लाइमेट में ग्रो करें जहाँ पर जो पैथोजन के लिए जो अनसुटेबल हो इन्वायरमेंट और अनफेवरेबल हो, तो वहां पे
वो क्या करेंगे, वहां पे वो नहीं पहुंचेंगे और प्लांट डिजीज जो है वो कंट्रोल हो सकती है इस तरह से। या तो फिर दूसरी चीज एक और कर सकते हैं हम कि कहाँ गया, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होती है, यहाँ पे पैरासिटिक वीडिंग इफेक्टिव दैट क्रॉप इज रिड्यूस्ड। इसमें जो है जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉप को रिड्यूस करते हैं। तो हम सॉइल फर्टिलिटी को अगर हम इंक्रीज कर दें और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को क्या कर दें, उनके रूट्स में डाल दें, तो क्या होगी, हमारी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और बैक्टीरिया की होने की वजह से जो है वो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होंगे, जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, वो क्या नहीं करेंगे, वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे प्लांट्स को। तो प्लांट्स को भी डिजीज होती है, तो इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं। या तो हम प्लांट को ऐसे एनवायरनमेंट में जो है ग्रो करवाएं कि जहाँ पर पैथोजेंस ना आए, या तो फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया के साथ उनका कर दें, या तो फिर उनकी जो है ग्रोथ अच्छी कर दें। सही। तो इस तरह से जो जो पैथोजन पैथोजन होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं वो क्या नहीं कर पाते, वो डिजीज कॉज नहीं कर पाते। ठीक है, पैथोजेंस किसे कहते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं। पैथोजेंस और पैरासाइट दोनों क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। यहाँ पे चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया और बाकी जो आपने एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, इन शॉर्ट बस रफली पढ़ी हैं, ये इतना डिटेल में नहीं गए हैं, तो ये तमाम आपने आके दोबारा पढ़नी है। अलग अलग चैप्टर्स में आपको दोबारा यही सारी बातें करनी है डिटेल में जाके। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज। An autotroph may be placed in following group except। ऑटोट्रॉफ जो है उसको बहुत सारे ग्रुप्स में डाला गया है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट किसके, फंजाई। फंजाई ऑटोट्रॉफ नहीं होता है, फंजाई हेट्रोट्रॉफ होता है। सही, चाहे तो ऊपर देख सकते हैं। सही, फंजाई क्या होता है, हेट्रोट्रॉफ होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी। फिर मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। सही। फिर है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल क्लोनिंग एक्सेप्ट dizygotic twins। All of the following are natural cloning except regeneration। क्लोनिंग नेचुरल, रिजेनरेशन किस में आती है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग में आती है, बाकी तमाम जो है वो नेचुरल क्लोनिंग में। ठीक है। फिर है पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म आर स्टडीड द डिसिप्लिन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किसमें स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। फिर हाइड्रोपोनिक इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांटिंग। हाइड्रोपोनिक क्या है, एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर प्लांट्स को, टेरेस्ट्रियल प्लांट को ग्रो करते हैं एडिटेड सॉल्यूशन में। ठीक है, ये जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो तभी आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ओवर पॉल्यूशन हैज इंक्रीज्ड। अभी बताया था पॉल्यूशन। सही, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ओवर पॉल्यूशन किस चीज को इंक्रीज करती है, पॉल्यूशन को इंक्रीज करती है। फिर डिफरेंट कम्युनिटीज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म। अगर डिफरेंट कम्युनिटीज का ग्रुप कर दिया जाए, मतलब कि पॉपुलेशन और कम्युनिटीज में क्या फर्क है, कम्युनिटी में वहाँ का इन्वायरमेंट की पॉपुलेशन आ रही थी बहुत सारी। सही, तो पॉपुलेशन अगर डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनको अगर एक साथ मिला दिया जाए तो क्या बन जाती है, इकोसिस्टम बन जाती है। फिर लाइफ इमर्ज एट द लेवल ऑफ सेल। लाइफ किसके ऊपर बनी हुई है, सेल के ऊपर बनी हुई है ना, टेस्ट करती है, बेसिक यूनिट है। क्रॉप रोटेशन इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड टू इरेडिकेट। क्रॉप रोटेशन किस चीज को जो है रिड्यूस करता है, डिजीज को रिड्यूस करता है, डिजीज को रोकता है। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपसे कुछ पूछ लेते हैं।